Hello everyone, welcome to another lecture of editorials by KPS। आज के इस लेक्चर में हम एक इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी दोनों से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक की हेडिंग टू मच इनइक्वालिटी हर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, तो लॉन्ग टर्म में जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसके ऊपर टाइम टू टाइम इंडिया में प्राइड भी महसूस करवाया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड में हाईएस्ट कई बार पहुंची हुई है, आने वाले टाइम में फिर से हम उस लेवल पर कभी ना कभी जाके दोबारा पहुंचेंगे। कुछ टाइम के लिए डाउन आई है, ज़रूर आई है। तो जितनी भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर इसे एक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिलसिला चला है इन 1991 जो रिफॉर्म्स हुए इंडिया में, उसके बाद शुरू हुआ। 1991 में हमने इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स किए। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद धीरे धीरे इंडिया ने एक क्लोज इकोनॉमी से हमने एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करने शुरू कर चुके हैं। जो इंडिया का प्रेजेंट ट्रेंड है, हम धीरे धीरे कैपिटलिस्ट कंट्री बनते जा रहे हैं। सरकार अपनी फैक्ट्रीज, अपने ज़्यादातर जितने भी उनके जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सी, वो धीरे धीरे या तो बंद करती जा रही है या उन्हें सेल ऑफ करती जा रही है। बिकॉज अल्टीमेटली कैपिटलिज्म में ये विश्वास होता है कि ये सरकार के काम नहीं है, एक मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ फोकस होना चाहिए, जो रीसेंट सरकारों का भी यही नारा रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो 1991 में एक ट्रेंड जो शुरू हुआ 1991 से, हमारी इंडिया की टोटल जीडीपी ये तो ग्रो कर गई, पर और एक्चुअली कहने के लिए इंडिया जो है वो अमीर हुआ, पर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अमीर नहीं हुई, मतलब कंसिडरेबली वो अमीर नहीं हुई। ऐसा क्यों? ज़्यादातर जो 1991 के बाद जो बेनिफिट पहुंचे इकोनॉमिक ग्रोथ के, ये एक स्पेसिफिक अपर क्लास तक पहुंचे। मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो खासकर, उनके पास ये वेल्थ ट्रांसफ़र बहुत कम हुई है। जॉब्स भी ज़्यादा नई नहीं आई, ना लोग ज़्यादा अमीर हुए। जो पहले ही अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हुए, ये ट्रेंड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो एक तो इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हुई, कोई नई जॉब्स नहीं आई। दूसरा, इंडिया में ओवर द टाइम 1991 के बाद खासकर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुरू हुई। 1991 के बाद या तो वो लोग कामयाब हुए जिनके पास पहले से फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उन्होंने नए आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पे इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न और बढ़िया आया और इन्वेस्ट किया, उससे राइज किए। दूसरे लोग, अब कैपिटलिज्म में फ़ायदा भी, ऐसा नहीं है कैपिटलिज्म हर चीज़ में बुरा है। जो टैलेंट था, अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की, जो प्योर टैलेंट था उन्होंने बेस से भी राइज करके टॉप तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गरीब कभी अमीर हुआ नहीं, हुए हैं, पर कंपैरेटिवली ज़्यादातर वेल्थ हमारे टॉप इंडिया के 1% के पास ही कंसंट्रेटेड है। इससे बड़ा फैक्ट, इंडिया की 90% वेल्थ जो है वो इंडिया की 10% पॉपुलेशन के पास है। ठीक है, सारी की सारी इंडिया की 90% वेल्थ 10% पॉपुलेशन के पास ही ख़त्म हो जाती है। तो बाकी यानी कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% इंडिया की वेल्थ के ऊपर होल्ड है। तो 10% खुद लगा के चलो, इंडिया की पॉपुलेशन का कितना कम हिस्सा इंडिया की सारी वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। अब लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। फिलहाल तो इंडिया के लिए है, और काफ़ी कंट्रीज जहाँ पे ये चीज़ बढ़ती गई है ओवर द टाइम। अमेरिका में जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अब जाके उन्हें इस चीज़ का ब्रंट जिसे कह सकते हो वो आने लगा है। अमेरिका में इनइक्वालिटी बहुत ही हाई लेवल पे है। ऐसा जैसे हमें मूवीज़ या चीज़ों में दिखाया जाता है, जैसे मूवीज़ हो गए, शोज़ हो गए या टीवी चैनल्स भी हो गए, अमेरिका को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि अमेरिका में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअली अमेरिका में भी बहुत सारे गरीब हैं, बेगर्स भी हैं, होमलेस लोग भी हैं। वहाँ पे भी लोग
तुम्हें सड़कों पर सोते हुए मिल जाएंगे। तो अमेरिका को कभी एज अ हेवन मत समझ के चलना। जैसे जो लोग बाहर माइग्रेट कर रहे होते हैं, कनाडा कहीं पे भी सेटल कर रहे होते हैं, उन्हें यही लगता है कि बाहर लाइफ में बिल्कुल ही चेंज है, वहाँ पे गरीबी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सच्चाई कभी रियलिटी, ये जो सच्चाई है ये कहीं पे शो नहीं की जाती। ये वहाँ जाके या वहाँ के अपने न्यूज़ चैनल्स को जब देखोगे तब जाके पता चलता है कि हाँ वहाँ पे हो क्या रहा है। तो दूर से हर चीज़ सुहानी लगती है, पास जाने पे ही पता चलता है। टू मच इनइक्वालिटी हर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आज की हेडिंग। इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो बनाई है कि इंडिया के कुछ जो स्ट्रेंथ्स मानी जाती हैं वो है डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिमांड। ये क्या है? डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे लोगों द्वारा चुनी गई सरकार चलती है, इस कारण लोगों की बनाई हुई या लोगों की सोची हुई पॉलिसीज ही सरकार बनाती है। डेमोग्राफी, इंडिया डेमोग्राफी की गोल्डन एज से निकल रहा है। डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी का मतलब है, इंडिया को लेके जो वर्ड यूज किया जाता है, डेमोग्राफी का मतलब तो पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ पे इस टाइम हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से पास कर रहे हैं। ये हमारी गोल्डन एज है इस टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर पॉपुलेशन यंग है। अब यंग पॉपुलेशन से क्या लेना देना है? यंग पॉपुलेशन का ये एडवांटेज है कि यंग पॉपुलेशन ही तुम्हारी ज़्यादातर जॉब्स में एम्प्लॉयड होगी, ज़्यादातर नए स्टार्टअप सब कुछ नए यंग पीपल करेंगे। इसके कारण जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले टाइम पे होती है और मैक्सिमम जो सरकार के टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन से ही होते हैं। तो इंडिया की एवरेज एज अराउंड 28 है। पूरे इंडिया की मतलब पॉपुलेशन की अगर एवरेज एज निकाली जाए तो 28 के अराउंड है, जिसे गोल्डन पीरियड माना जाता है किसी भी कंट्री का। अगर इंडिया इस पीरियड में ग्रो कर जाता है या अपने इकोनॉमिक लक्ष्य हासिल कर जाता है तो इंडिया डेवलप्ड हो सकता है। अगर हमने एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम मिस कर दिया तो एक्चुअली इंडिया हमेशा के लिए गरीब रह जाएगा। तो हमारी डेमोग्राफी भी इस टाइम हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और तीसरा डिमांड, हमारी जो इकोनॉमी मानी जाती है, जो इंडियन इकोनॉमी है, देखो जैसे चाइना की जो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। वो ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और उससे अपना पैसा कमाते हैं। हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया के लिए एक चीज़ बोली जाती है, इंडिया ट्रेड्स विद इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है? इंडिया में ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो इंडिया के अंदर ही सेल हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बनता है वो बनती है यहाँ की डिमांड। हमारे कंज्यूमर्स जब डिमांड रेज करते हैं, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ ही, हम बाहर से बहुत चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं और हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करके देती है। और ये डिमांड हमारी इंटरनली ट्रेड में और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन और बढ़ाने में हेल्प करती है। और एक्चुअल रीज़न भी ये है कि इंडिया में जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा टाइम जब गिरता है, इसका मेन रीज़न यही होता है कि हमारी इंटरनल डिमांड गिर गई है, कि इंडिया के अंदर लोगों ने खर्चा करना या तो कम कर दिया या बंद कर दिया, तो उसे सरकार फिर बढ़ाने की कोशिश करती है, लोन्स सस्ते में देके, सेविंग रेट्स कम करके, वो सब कुछ करके। तो अगर हमने किस दिन एडवांस इकोनॉमी बनना है तो हमने एक यंग पॉपुलेशन को एक इफेक्टिव डिमांड क्रिएट करते हुए और उसे एक सफिशिएंट परचेजिंग पावर देनी है, यानी कि इक्वल एक्सेस हो रिसोर्सेस का। ठीक है, एटलीस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी किसी को देनी है तो बेसिक कमाई सबकी हो ताकि वो भी डिमांड में कंट्रीब्यूट कर पाए। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं इनइक्वालिटी के सोसाइटी के ऊपर? इनइक्वालिटी भी एक एयर पोल्यूशन के तौर पे, एयर पोल्यूशन के तौर पे क्यों इसे रेफर किया गया यहाँ पे? बेसिकली अगर एयर पोल्यूशन देखोगे, चाहे फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन आ रहा हो, चाहे कार से आ रहा हो, चाहे आप कार खुद नहीं भी चलाते हैं, कार से धुआं आ रहा है तो
एक्चुअली वो एयर पोल्यूशन सबको इफेक्ट करता है। किसी को ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा एक्सपोजर में रहेगा उसे ज़्यादा करेगा, जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम रहेंगे उन्हें कम करेगा। तो वेरी कर सकता है, पर एट द एंड इफेक्ट वो सबको करेगा। एटलीस्ट एयर पोल्यूशन के कारण गर्मी तो सबको इफेक्ट करेगी ही करेगी। वैसे ही इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी, चाहे तुम गरीब नहीं हो, तुम अमीरों में से आते हो, बहुत वेल टू डू फैमिली से हो, पर इनइक्वल सोसाइटी तुम्हें भी हर्ट करेगी। कैसे? अगर लेट्स सपोज तुम गरीब नहीं भी हो, पावर्टी का एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, पावर्टी में अपने आप में एक विशियस साइकिल है। बेसिक एक पुअर हाउस होल्ड में टेंडेंसी होती है मल्टीपल बच्चे करने की, मल्टीपल चाइल्ड करने की, ताकि मल्टीपल हेल्पिंग हैंड्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पे लगे हों, ये सोच के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पे होंगे तो कमाई घर की ज़्यादा होगी। पर सोचने वाली बात है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो खर्चा भी उतना ही बढ़ता है। ठीक है, रहने की जगह भी बड़ी चाहिए, तुम्हें खाने के लिए भी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, बीमार भी घर में ज़्यादा लोग होंगे। तो इस कारण अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, तुम अगर चाइल्डहुड में ही बच्चों को काम करवाने लगा देते हो, वो एजुकेशन से फिर से रह जाते हैं, और इतने लोगों में न्यूट्रिशन की कमी, हेल्थ केयर की कमी भी रहती है। इसके कारण क्या है, जब आगे फिर से वो गरीब ही रह जाएंगे। जब अलग अलग होंगे तो फिर से गरीब है, फिर से वही पावर्टी के साइकिल में आगे, फिर से मल्टीपल बच्चे, और इसी साइकिल में ये फंसे रह जाते हैं हमेशा। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, बहुत सारे इस डिप्रेशन के कारण, ड्रग्स कंज्यूम करना लग जाते हैं, चाहे चीप ड्रग्स हों। उनकी लाइफ ही इस चीज़ के ऊपर सस्टेन होने लग जाती है कि जितना कमाया है वो ड्रग्स के ऊपर खर्च के उड़ा दें। दूसरा, अमीर बनने के लिए लोग क्राइम का रास्ता भी चुन सकते हैं, जो अपने आप में गलत है। ठीक है, पूरे समाज को ये चीज़ हर्ट कर सकती है। लेट्स सपोज तुम्हारी सोसाइटी में किसी भी टाइप का क्राइम बढ़ता है, ठीक है, अगर क्राइम बढ़ता है तो तुम कभी भी सोसाइटी को सेफ नहीं कहोगे। ठीक है, अगर तुम सेफ नहीं कहोगे तो कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज अगर किसी एरिया में चोरियां बहुत होती हैं, उस एरिया में कोई न्यू हाउस या फैक्ट्री लगाना क्यों पसंद करेगा? ठीक है, उसे ये डर लगा रहेगा मेरे यहाँ कुछ चोरी ना हो जाए, तो ना वो वहाँ पे घर बनाएगा, ना वो वहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा। तो फिर से इनइक्वालिटी ने अगर क्राइम का रूप लिया तो फिर से सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी थी और इंडियंस ने भी जो करनी थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस कारण इनइक्वालिटी हर एक किसी को हर्ट करती है। और दूसरा, इनइक्वालिटी के कारण जो मैंने पहले जो पॉइंट बताया था कि जो मल्टीपल चिल्ड्रन है, उसके कारण हमारी पॉपुलेशन का इशू जाता है। और पॉपुलेशन तो इंडिया की पता ही है, हमारे ज़्यादातर जितनी भी इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, चाहे लैक ऑफ जॉब्स हो, कुछ भी हो उसका, और पोल्यूशन हो गया, कुछ भी, अल्टीमेटली सब चीज़ों का कारण हमारी ओवर पॉपुलेशन ही है। तो ये भी इसीलिए है बिकॉज लोगों को इनइक्वल एक्सेस मिला है रिसोर्सेज को, तो वो हैंड्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो बेटर और मोर रिसोर्सेज पा सके। ठीक है, it is also an inevitable consequence of economic activity, people pursuing their dreams, seeing behind us, वो तो चलो वही बता दिया। कॉजेज क्या होते हैं इस इनइक्वालिटी के? कॉजेज वही सोशल क्लासेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इंडिया में। ओवर द टाइम जनरेशन्स में क्या होगा, इंडिया की नहीं, तुम्हें जैसे मैंने अभी तुम्हें रिच और पुअर का एग्जांपल दिया, एक तुम्हें अमेरिका की स्टडी है, यूएसए की एक स्टडी है, उसके बारे में बताता हूँ। अमेरिका की कुछ नेबरहुड्स को स्टडी किया गया, कुछ अमीरों की सोसाइटियों को पढ़ा गया, जहाँ पे अमीर और अमीर के बच्चे, उनके मतलब पूरे आसपास सारे लोग ही अमीर रहते थे।
ठीक है। ज़्यादातर अगर तुम हमेशा नोटिस करोगे ऐसी सोसाइटीज हमेशा स्टिक टुगेदर करती हैं, अमीर अमीरों के साथ ज़्यादातर रहते हैं और गरीब गरीबों के साथ रहते हैं। ये नेचुरली सेग्रीगेशन सोसाइटी में हो जाती है, चाहे तुम करना चाहो या नहीं। ऑब्वियसली जहाँ पे रिच अर्बन जगह है, जहाँ पे रिच सब प्लेस होगी, वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टी भी महंगी होगी, ठीक है। बिकॉज वो रिसोर्सेज ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रॉपर्टी हर चीज़ के रेट ज़्यादा होंगे। तो इस कारण पुअर ज़्यादातर शहरों के हमेशा या तो बाहर रहते हैं या ऐसे कुछ कॉर्नर्स में रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज के रेट्स कम हो। तो इसी कारण ये सेग्रीगेशन सबसे पहले हो जाती है। उसके बाद यूएसए में ये स्टडी ने पाया कि अब यहाँ अमीर बच्चे अपने पास वाले स्कूल में जा रहे थे, सारे बच्चे अमीर अमीर घरों से, इन्होंने बातें करनी है अपने फैमिली बिजनेसेस की, जॉब गवर्नमेंट जॉब्स होगी, ठीक है, आगे और इन्वेस्टमेंट की, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों की। यहाँ पे डिस्कशन लोकल इश्यूज जो उनकी सोसाइटी को लेके हैं वहाँ पे ज़्यादातर फोकस थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडी कह रही है। तो इसके कारण सबसे पहले इनकी एजुकेशन और डेवलपमेंट में ही बहुत बड़ा फर्क आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एजुकेशन और डेवलपमेंट में जो फर्क आया है, इसे लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट किया, यहाँ पर मैक्सिमम लोग कॉलेज ग्रेजुएट भी बने और उसके बाद या तो खुद के बिजनेसेस रन किए या वेल प्लेस्ड जॉब्स पे लग गए। यहाँ पर 30% से ज़्यादा लोग क्राइम में चले गए, ठीक है। टोटल अराउंड 70% ने स्कूल से आगे कभी कंटिन्यू ही नहीं किया, ठीक है। मतलब स्कूल का मतलब जूनियर स्कूल का मतलब है 10th तक एक तरह से स्कूल किया, +1 +2 की ही नहीं, ठीक है। और 90% कभी कॉलेज नहीं गए। तो क्लियरली फर्क पता चला कि जहाँ पे इनइक्वल एक्सेस था रिसोर्सेज का, वहाँ पे लॉन्ग टर्म में सोसाइटी में डेवलपमेंट भी इनइक्वल तरीके से ही हुई। क्लियर? तो ये एक तरह से कॉन्सिक्वेंस है, कॉज है, सॉरी। Kids from lower household family do not have access to good education, school, and can be trapped into low-paying jobs. Worse, fall into drugs use, crime. The cycle can perpetuate. कि एक के बाद एक जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चल सकती है। कैपिटलिस्ट व्यू क्या कहता है? अब हमने एक पिछले लेक्चर में कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। कैपिटलिस्ट कहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसी के ऊपर सारी की सारी इंडस्ट्री, हर चीज़ फोकस होगी, तो अपने आप प्राइवेट इंडस्ट्री के सिर पे पूरी पूरी इंडस्ट्री चलेगी, तो अपने आप हर पर्सन को अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो फ्री मार्केट प्रोपोनेंट इन्हें ही कहते हैं। ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट छोटी हो, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो वेल्थ जनरेट करेगा लोगों में, जिसके कारण अमीर लोग बनेंगे। अमीर लोग खुद ब खुद फिलैंथ्रोफी दिखाएंगे। फिलैंथ्रोफी होता है एक तरह से चैरिटी, गरीबों को सपोर्ट करना, गरीबों की फैमिलीज को सपोर्ट करना, उन्हें एजुकेशन फ्री जैसे करवा देना, जैसे हॉस्पिटल्स या फैसिलिटीज़ सस्ती करवा देना उन्हें, कि अमीर लोगों पे ये काम छोड़ दो, अमीर खुद मदद करेंगे लेस फॉर्चुनेट की। पर एक चीज़ खुद सोच के देखो, ये किसी के ऊपर तुम बाउंड नहीं कर सकते कि वो हर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट बने, ठीक है, और वो फिलैंथ्रोपी करे। दूसरा, तुम इंश्योर नहीं कर सकते कि वो कितनी फिलैंथ्रोपी करेगा, ठीक है, और वो किस मकसद से कर रहा है। ज़्यादातर तुम टीवी एक्ट्रेस जितने तुम देखोगे, उन्हें जब डोनेशंस करनी होती है हर सोशल मीडिया चैनल पर रन करवाएंगे। उनका काम ये नहीं है कि उनके मन में कोई दया आ रही है। जिन्हें करना होता है ना, जिन्हें सबसे अच्छा दान करना होता है वो हमेशा गुप्त दान करते हैं। जिन्हें दिखावा ही करना है वो सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स को बुलाएंगे और दिखाएंगे वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बुरे हैं, मेरे इस कमेंट को ऐसे मत लीजिएगा। कई अच्छी मंशा से भी करते हैं और ठीक है, कवरेज सबको चाहिए। पर अगर एक का ट्रेंड दूसरा सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहा है कि पहले को बड़ी अच्छी कवरेज मिली,
तो दूसरा आदमी कभी सही नहीं है। दूसरे के मन में पहला थॉट खुद आना चाहिए था, ठीक है, तो उसे खुद सोचना चाहिए था। तो यहाँ पे जो एक तरह से अमीर लोग सोच भी रहे हैं, ये गरीबों के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उन्हें बढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे, ये सिर्फ वो अपने मॉरल इश्यूज दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें गिल्ट है कि वो अमीर है और सोसाइटी में बाकी लोगों के पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, और कोई भी अमीर कभी इतना दान नहीं करेगा कि किसी गरीब को अमीर बना सके या सेल्फ सस्टेनिंग भी बना सके। वो सिर्फ अपनी गिल्ट दूर करने के लिए करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जब लोग बहुत अमीर हो जाते हैं उनमें गिल्ट ज़रूर आती है। जब वो सोसाइटी में, अगर उनमें दिल होगा तो ऑब्वियसली उनमें गिल्ट ज़रूर आएगी कि समाज में कितनी इनइक्वालिटी है और वो कितनी लैविश लाइफ जी रहे हैं, तो उसे वो थोड़ा कंपनसेट करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। करना भी चाहिए, पर दिल हमेशा साफ होना चाहिए, मंशा हमेशा साफ होनी चाहिए। इंडिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट टाटा ग्रुप कभी जताता नहीं है कि टाटा ग्रुप कितना कंट्रीब्यूट करता है, पर करते हैं अगले। दूसरा विप्रो, जो प्रेम जी उनके मालिक हैं, वो भी अपनी ज़्यादातर सैलरी और कमाई, प्रॉफिट का काफ़ी बड़ा हिस्सा विप्रो का तुम्हारा चैरिटी में जाता है। ऐसे लोगों को जताने की ज़रूरत नहीं है, ना न्यूज़ मीडिया की कवरेज की ज़रूरत है। लोगों को अपने आप इनके बारे में पता चलता है और लोग इनकी इज्जत करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो पर ये सिर्फ मॉरल इशू है, यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिसिज्म का क्या है कि कोई गारंटी नहीं है कि इनइक्वालिटी कम हो जाएगी सोसाइटी में। तो कैपिटलिस्ट की अप्रोच इस चीज़ में गलत है। दूसरे जो तुम्हारे लिबरल्स होते हैं, जो अमीर गरीब सबके बारे सोचते हैं, समाज में बराबरी बारे सोचते हैं, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को एक लार्जर रोल प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट को अमीरों को टैक्स करके गरीबों में पैसा बांटना चाहिए, और इसमें अपने यहाँ मोरालिटी और फेयरनेस दोनों के प्रिंसिपल अप्लाई हो जाते हैं। बिकॉज अमीरों के पास पैसा ज़्यादा है तो हम टैक्स ज़्यादा करेंगे, तो ज़्यादा टैक्स आएगा तो गरीबों में बांटेंगे। अब इसमें ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमीर बंदा, मतलब सरकारों की अक्सर टेंडेंसी यही होती है, हमारी सरकार भी हर साल ये गलती करती है। हमारी सरकार का एग्जाम्पल लगा के चलते हैं, ऑलमोस्ट 40 to 45%, और अभी किसी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में किसी ने सलाह भी दी थी कि वेल्थ टैक्स तक लगा दिया जाए। वो भी बहुत ही मूर्खता भरा सजेशन था जिसका भी था। क्यों? सरकार अमीरों के ऊपर 40 to 45% टैक्स लगाना चाहती है। एक पर्सन जो दिन रात अगर काम करके, मतलब लेट्स सपोज किसी का कोई बिजनेस भी हो, चाहे अंबानी भी हो, अंबानी सारा दिन, मुकेश अंबानी जैसे लोग भी सारा दिन अपने काम में इंगेज ज़रूर रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे हुए हैं, उन्हें घर पे बैठे बैठे पैसा आ रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अंबानीज के बीच में ही, एक साइड मुकेश अंबानी और एक साइड अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी काम करता है, उसमें समझ भी है, इस कारण वो अमीर है। अनिल अंबानी वहीं पे उसने जितना पैसा मिला था सारा का सारा उड़ा दिया, और अब उसने बैंक करप्सी डिक्लेयर कर दिए, यानी कि वो एक तरह से कंगाल हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे पर्सन को तुम खुद लगा के चलो कि जिस पर्सन को तुम कह रहे हो कि तुम सारा दिन काम करो और एट दी एंड ऑलमोस्ट अपनी 50% कमाई हमें दे दो, सरकार कह रही है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था सबसे पहले ऐसी वेल्थ टैक्स और ये सारी मूर्खता भरी चीज़ों का इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। उस टाइम फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया, 60-70s की बात है, इंडिया में उस टाइम ब्लैक मनी का कंसेप्ट आया, ठीक है। लोग उस टाइम फिर पैसा छुपाने लगे, ब्लैक चैनल्स के थ्रू ओवरसी भेजने लगे, ताकि इनकम शो ही ना करो। इनकम अगर तुम शो ही कमा, चाहे तुम 10 करोड़ रहे हो, अगर शो ही 1 करोड़ कर रहे हो, तुम्हें 1 करोड़ का ही 40% देना है, तो अपने आप लोग ब्लैक मनी इकट्ठा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो लिबरल्स की लॉन्ग टर्म में अब होगा क्या? दूसरा, लेट्स सपोज अमीर पे भी कर दें अपना पूरा का पूरा, ठीक है। अमीरों से अगर तुमने 40% पैसा ले लिया, बाकी उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, ये पैसा अल्टीमेटली जाना कहाँ था? इन्वेस्टमेंट और कंपनीज, या तो कहीं कोई और बिजनेस एक्सपैंड करने में, या उसी कंपनी में और एम्प्लॉयमेंट और मशीन्स, हर चीज़ के ऊपर खर्चा जाना था। वो सारा का सारा पैसा अगर छीना जाएगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी,
इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, कंपनीज में प्रोग्रेस रुक जाएगी, प्रोग्रेस रुक जाएगी तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेस अपने आप गिर जाएंगे। तो इसलिए टैक्स इतना बर्डन तुम एक क्लास के ऊपर डालोगे वो भी कभी जस्टिसेबल नहीं होगा और कभी प्रॉपरली तुम्हारा टैक्स सिस्टम, इंडिया का तभी टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता बिकॉज इंडिया के ऊपर बहुत ही कंसंट्रेटेड टैक्स स्लैब्स है। हमारी सिर्फ 7% जो पॉपुलेशन है वो टैक्स भरती है, तो बाकी की सारी पॉपुलेशन टैक्स ही नहीं भर रही है। तो इसके कारण सारा का सारा बर्डन सरकार का इनके ऊपर है। अगर हम इनइक्वालिटी कम कर पाएं तो हम ये स्लैब भी तो बढ़ा पाएंगे, करते करते 20-25% पॉपुलेशन को भी एग्री करवा पाएं टैक्स भरने के लिए। कलेक्शन इनसे तो एटलीस्ट ज़्यादा ही होगी, चाहे हम स्लैब्स कम भी रखें, ठीक है, अमीरों के लिए 20% रखें, गरीबों के लिए 5-7-8% रखें, तब भी चलेगा। पर लॉन्ग टर्म में गरीबों के ऊपर ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम गरीब के ऊपर इनकम टैक्स लगा दो, उन्हें भी एक सस्टेनेबल लेवल से तो ऊपर लेके आओ तब जाके, ठीक है। तो लिबरल्स की इस चीज़ में अप्रोच गलत है कि अमीरों को टैक्स करते रहो और गरीबों को फंड करते रहो, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये टैक्सेस अपने आप सरकार के कम होते जाते हैं अगर वो ऐसी पॉलिसीज अपनाती है। तो इंडिया अभी भी यही कर रहा है, इस कारण इंडिया के टैक्सेस हर साल और कम हो जाते हैं या वहीं पे रुके रहते हैं। यहाँ ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है, हर साल इनकम टैक्स के कलेक्शन में थोड़ी सी ग्रोथ है पर वो बहुत ही कम है इंडिया के जीडीपी के कंपैरिजन में। वो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी और पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है? देखो, पॉलिटिक्स डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन गरीब है, तो जो सरकार पॉलिसी बनाएगी, सरकार हमेशा अमीरों को टैक्स करना चाहेगी और गरीबों में वो पैसा बांटना चाहिए ताकि गरीब खुश हो सके। और गरीबों को मतलब ऐसी स्कीम्स बनाओ, जैसे हमारी सरकारें कई बार इलेक्शन से पहले प्रॉमिस भी कर जाती हैं कि फ्री फ़ोन देंगे, ये देंगे, फ्री के बेनिफिट्स। अगर वो बेनिफिट ये देने भी आए तो अल्टीमेटली सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? वही टैक्सेस से आएगा। तो गरीबों को खुश करने के लिए सरकार फ्री में पैसा बांटने को तैयार होती है कि उन्हें वोट मिलती रहे। पर इसका नुकसान क्या होगा? ये तुम फ्री बीज तो बांट दोगे, पर लॉन्ग टर्म में जो तुमने अमीरों को वही पैसा अगर तुम गरीबों को अपलिफ्ट करके एक बराबर की क्लास में बनाने में लगा सकते थे, वो सारा का सारा पैसा तुम गवा बैठोगे। तो तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ अमीर होंगे या गरीब होंगे। तो इस फ़र्क में तुम्हारी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। बिकॉज हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ ही गरीबों को खुश करने के लिए बनती हैं, ठीक है। अगर कोई सरकार थोड़ा टाइम बिजनेसेस को सपोर्ट करने बैठे तो अपने आप ऑपोजिशन लग जाती है कि ये तो बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाली सरकार है, गरीबों का ध्यान नहीं रखती। फिर हर एक को वोट बैंक पे आ रहा है, हर कोई वोट बैंक की तरफ शिफ्ट होगा, वोट बैंक की तरफ शिफ्ट होगा, बिजनेसेस को इग्नोर करेगा, बिजनेसेस को और ज़्यादा टैक्स करेगा, फिर से सारे के सारे हमारी पूरी मार्केट कोलैप्स कर जाती है, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, सब कुछ गिर जाता है, ठीक है। तो बनती बनाती सोच भी ख़त्म हो जाती है। क्लियर? तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे तुम्हें समझाए हुए हैं अलग अलग एग्जांपल्स देके, ठीक है। कुछ एंड में अब सजेशन दिए हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनइक्वालिटी कम करने के लिए। सबको सरकार बेसिक नीड्स देना शुरू करे। देखो, सरकार हर जिम्मेदारी उठाएगी तो सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली टैक्सेस बढ़ते हैं। पर सरकार बेसिक नीड्स की तरफ फोकस कर सकती है, जैसे कि सबको फूड ग्रेन्स देना, ऑयल देना, साबुन जैसी चीज़ें देना, जिसके कारण बेसिक नीड्स के मामले में तो एटलीस्ट जो इनइक्वालिटी है समाज में, इक्वल एक्सेस नहीं है क्वालिटी रिसोर्सेज के ऊपर, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर एक गरीब आदमी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उसे अनाज कहाँ से आएगा, वो घर कैसे चलाएगा, तो वो अपने आप अपनी ग्रोथ बारे भी सोच सकता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपनी ग्रोथ बारे नहीं सोचना चाहता, पर रोज़ की टेंशनें उन्हें पीछे ज़रूर खींचती हैं। तो ये ग्रोथ तभी हो सकती है अगर तुम उन्हें बेसिक बर्डन से फ्री कर दो। नेक्स्ट इज कैश इंजेक्शन इनटू पुअर हाउस होल्ड। गरीब घरों में कैश सरकार कुछ टाइम के लिए, देखो किसी को
फ्री की चीज़ें देते रहना जो शायद उनके काम भी ना आए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। एक और सजेशन है कि सरकार लोगों को कैश देना शुरू कर दे। इसका बेस्ट सजेशन बहुत साल पहले तुम्हारे इकोनॉमिक सर्वे में भी 2-3 बार आ चुका है और बहुत पॉलिटिकल साइकिल में एक्टिव रहा है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तुम्हारे वर्ल्ड की कुछ जो अल्ट्रा रिच कंट्रीज हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसी यूरोप के ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, यहाँ पे लोगों को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलती है। इसका क्या मतलब है, हर सिटीजन, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, उन सबको वहाँ पे एक हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट उनके अकाउंट में डाल दी जाती है बिना किसी कंडीशन के। बस तुम उनके सिटीजन हो, इस कारण हर महीने कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। अब इससे इतने को पैसों से पर पर्सन को अगर 5,000 रुपये घर पे मिल रहे हैं तो अपने आप वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। इंडिया की खैर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, तो हम सिर्फ पुअर के ऊपर फोकस करते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे एक अगर गरीब को एक बेसिक, चाहे पर मंथ पर हाउस होल्ड कर दो, हम हर पर्सन को भी ना दें, सिर्फ एक घर को उतने पैसे दें बिना किसी शर्त के, बिना कुछ कहे। तो कई एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया है कि गरीब खर्च कहाँ करते हैं। गरीब बेटर खाना खरीदने में खर्च करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा, बच्चों की एजुकेशन पे वो पैसा लगाते हैं फिर, ठीक है। जो लग्जरी की तरफ नहीं पुअर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इधर उधर उड़ा दिया, ऐश कर रहे हैं, ठीक है। 5,000 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी क्या, चलो ऐश भी कर ली तो कितनी ऐश कर लोगे। तो पर उन्होंने इस चीज़ के लिए ऊपर पैसा नहीं उड़ाया, उन्होंने बेसिक ज़रूरतें बेटर की। और जो वो आम दिनों में कमा रहे थे, ऐसा नहीं था कि लोगों ने नौकरियां छोड़ दी जो 5,000 रुपये महीना तनख्वाह पे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नौकरियां छोड़ के घर पे बैठ के कि चल 5,000 तो आ ही रहा है। सरकार को एक ये फिक्र होती है कि लोग नौकरियां छोड़ के घर पे ना बैठ जाएं। तो जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए उसमें ये देखा गया कि गरीबों ने नौकरी नहीं छोड़ी, वो पैसा या तो अब बैंकिंग में सेविंग अकाउंट्स खुलवाए, ठीक है, ये सरकार ने ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके कुछ साल पहले देखा था, या ये पैसा अपने छोटे मोटे कोई टी स्टॉल या ऐसा कुछ खोलने पे लगाया ताकि कुछ ना कुछ और कमाई का सोर्स भी बन सके। तो जहाँ पे वो और कमा रहे थे, बेसिक ज़रूरतें सरकार के पैसे से पूरी होगी, बाकी पैसा उन्होंने अपनी खुद की ग्रोथ पे लगाया, जिसपे देश की ग्रोथ अपने आप जुड़ेगी। अब लेट्स सपोज किसी की टी स्टॉल भी है, टी स्टॉल से वो जो पैसा एक्स्ट्रा कमाएगा अल्टीमेटली लगाएगा तो कहीं ना कहीं किसी बिजनेस या किसी प्रोडक्ट खरीदने पे। जब उसने किसी बिजनेस या किसी प्रोडक्ट खरीदने पे लगाया, अल्टीमेटली वो जीएसटी के तौर पे सरकार के पास पहुंच ही जाएगा और उतने में उस पर्सन की गरीबी के इशू भी दूर हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक इसमें आइडिया है। बेटर एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सरकार दे सबको एजुकेशन। ऐसा ना हो कि तुम कुछ स्पेसिफिक सरकारी, अगर सरकारी स्कूल भी जैसे हैं, सरकारी स्कूल हर कोई अच्छा होना चाहिए, हर एक को सारी बेसिक फैसिलिटीज उन सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आजकल एक पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम, तो एक प्री नर्सरी उससे पहले भी वहाँ से पूरा का पूरा एक बिजनेस बन गया है। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ी आसमान छू रही है, तो प्राइवेट स्कूल फ़ी अगर आसमान छू रही है तो वो फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा दे रहे हैं, पर उतनी फैसिलिटीज़ अब सरकारी स्कूल में नहीं है। तो एक्सेस इक्वल दो। अगर तुम राइट टू एजुकेशन एक्ट दे रहे हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट में सिर्फ एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में देके कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद इतनी एक्टिविटीज़ जितनी उन स्कूल में करवाई जाती हैं उन सब का खर्चा वैसे ही गरीब नहीं उठा पाता, तो वो अपने बच्चे को वैसे ही विड्रॉ कर लेते हैं। इससे बेटर है कि अगर तुम उन्हें प्राइवेट में दे ही रहे हो एडमिशन्स, तो प्राइवेट एडमिशन्स के साथ साथ वहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का खर्चा है वो सरकार बेयर करे, ताकि एक गरीब का बच्चा भी एक अमीर के बच्चे के साथ प्राइवेट एजुकेशन में जा सके और वही बराबर फैसिलिटीज़ पा सके। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल में उतने लेवल की फैसिलिटीज़ लाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज है
वो सबको बराबर मिले। ठीक है, तो लास्ट में इसी चीज़ के ऊपर तुम्हारा कंक्लूजन है, जिससे आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। कोई भी आपके डाउट्स हैं या कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।